मैं हूं राम अवतार और विद्युत धारा की अगली कड़ी में अपन आज वापस देखेंगे राज ई लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कि विद्युत धारा के कौन कौन से प्रभाव होते हैं। विद्युत धारा के मुख्य रूप से जो प्रभाव हम देखते हैं उनमें एक तो होता है तापीय प्रभाव और दूसरा जो प्रभाव होता है वो होता है चुंबकीय प्रभाव। तापीय प्रभाव क्या होता है? देखो एक्चुअली में क्या होता है कि जब भी कोई कुछ भी करे वो व्यक्ति अपना प्रभाव जरूर छोड़ के जाता है। विद्युत धारा भी है तो वो अपना प्रभाव जरूर छोड़ के जाएगी। तो ऐसा होता है कि जब किसी भी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, यानी कि कोई भी चालक तार है, कोई भी परिपथ है, उस परिपथ में से आई विद्युत धारा क्या हो रही है? प्रभावित हो रही है। और विद्युत धारा जब उसमें से प्रवाहित हो रही है तो वो उसमें अपना प्रभाव दिखाएगा। तो वो क्या करेगा कि वहां यहां जो तार होता है, अपन देखते हैं ना कभी कभी कि वो तार गर्म हो जाता है। जब उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है तो तार गर्म हो गया। कभी कभी देखते हैं ना बल्ब एक फ्यूज हो जाता है तो दूसरी जगह वाला बल्ब निकाल के दूसरी जगह लगाना होता है तो अपन देखते हैं कि वो बल्ब गर्म होता है। तो वहां कहीं ना कहीं से उसको गर्मी देने वाला था। तो उसमें क्या किया अपन ने कि जब भी किसी तार के अंदर या परिपथ के अंदर विद्युत धारा आई का मतलब होता है विद्युत धारा हमने क्या करी? प्रवाहित करी। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करी तो वो क्या करेगा? उस परिपथ को गर्म कर देगा, यानी कि इसको गर्म करेगा। गर्म करने का मतलब उसके तापमान को बढ़ा देगा। और जैसे ही तापमान बढ़ेगा उसका मतलब क्या हुआ कि जो विद्युत ऊर्जा थी अपने पास में, जो विद्युत था, ये विद्युत ऊर्जा थी वो ऊष्मा के रूप में बाहर आने लगी। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि यार ये काम ठीक है ना, हम तो इसको कह रहे हैं कि भाई तू बे यहां से, और वो बेने के साथ साथ वहां से गर्म भी हो रही है। गर्म हो रही है तो हमें इसको कहीं ना कहीं काम में लेना है। कहता है ना, हमारे मोदी जी ने कहा था ना, आपदा को अवसर में बदलना है। तो यहां हमें क्या करना है कि विद्युत धारा जब परिपथ में प्रवाहित करते हैं तो परिपथ गर्म हो जाता है, तार गर्म हो जाता है। का ठीक है बेटा, तेरा इलाज तेरे से ही करना पड़ेगा, लोहे से ही लोहा कटेगा, ऐसे लकड़ी से लोहा नहीं कटेगा। तो क्या किया कि हम ऐसा करते हैं कि हम कुछ ऐसे उपकरण बनाए जिससे कि हम विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को अपने दैनिक जीवन में काम में ले लें। वो क्या क्या काम में ले सकते हैं भाई? तो इन्होंने कहा कि क्यों ना हम लोग हीटर बना ले। हीटर तो जानते ही होंगे, अभी तो सर्दी का मौसम है, याद आई जाती है, कमरे में ज्यादा ठंड लगती है तो और भाई हीटर चालू कर रहे, कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। एक जो फ्रेश होती है जिसको अपन इस्त्री बोलते हैं, मारवाड़ी में सीधा सीधा कहे तो उस्त्री बोलते हैं ना, इस्त्री फ्रेश, यानी कि वो कपड़े पहने हुए होते हैं ना बिल्कुल एकदम फ्रेश फ्रेश किए हुए, वो भी क्या होती? गर्म होती है, उसी से ही होता है। इसी तरह आपका बल्ब भी हो गया, फ्यूज तार भी हो गई, वो सब विद्युत धारा का तापीय प्रभाव बताते हैं। तो सिंपल सा अपने याद रखना है, तापीय प्रभाव का मतलब ये होता है जब भी किसी परिपथ में आई विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो परिपथ गर्म हो जाता है, यानी कि ऊष्मा का उत्सर्जन करता है, उसी को ही हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। तापीय प्रभाव का हम क्या उपयोग कर सकते हैं? हीटर में उपयोग कर सकते हैं, प्रेस या इस्त्री के अंदर अपन इसका उपयोग कर सकते हैं। अब ये देखिएगा कि परीक्षा में प्रश्न जो अपने से पूछा जाता है वो प्रश्न ये पूछा जाता है कि भाई अपन जब विद्युत हीटर में काम लेते हैं, किसमें काम लेते हैं? विद्युत हीटर में। विद्युत हीटर में क्या होता है, जैसे ही हम परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो गर्म हो जाएगा और ऊष्मा का उत्सर्जन करने लगेगा। ऊष्मा का उत्सर्जन करता है, इसका मतलब अपन देखते हैं कि उस विद्युत हीटर के अंदर इस तरीके से रोज होती है, उस रो में एक तार लगा रहता है, इस तरीके का लगा रहता है। वो तार किसका है? पहली बात तो परीक्षा में सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है कि हीटर के अंदर जो तार लगाया जाता है वो तार किसका होता है? तो वो तार होता है अभी नाइक्रोम का। अब पूछा जाता है कि नाइक्रोम क्या है? नाइक्रोम का तो बोल दिया, लेकिन परीक्षा में नेक्स्ट पूछ लिया जाता है नाइक्रोम का तार खुद ही किससे बना होता है?
तो कर देना एक समस्या पहला। तो हमें पता होना चाहिए जो नाइक्रोम का तार होता है वो फेरस, क्रोमियम और निकिल से बना होता है। Fe का मतलब क्या होता है? फेरस यानी कि लोहा, Cr का मतलब क्रोमियम और Ni का मतलब होता है निकिल। इनसे मिलकर के नाइक्रोम का तार बना होता है। गुरु जी आप तो साइंस के हो इसलिए आपको तो याद रह जाता है, लोहा Fe का लोहा होता है, Cr का क्रोमियम होता है, Ni का निकिल होता है। हमें कैसे याद होगा? फिक्र नहीं, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्या नहीं करनी है? फिक्र नहीं, फिक्र नहीं, फिक्र नहीं। अब तो याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जब भी परीक्षा में पूछा जाता है विद्युत हीटर है, वो विद्युत धारा के कौन से प्रभाव पर आधारित है? तापीय प्रभाव पर आधारित है। विद्युत हीटर में कौन सा तार होता है? सीधा सा बताना है कि भाई नाइक्रोम का तार होता है। नाइक्रोम का तार किससे बना होता है? फिक्र नहीं से। क्लियर हो गया? दूसरा आता है अपना फ्रेस। वो फ्रेस किससे बना होता है? वो भी नाइक्रोम के तार से ही बना होता है। अब नेक्स्ट अपन बात करें विद्युत बल्ब की। किसकी बात करें? विद्युत बल्ब की। ये जो विद्युत बल्ब होता है अपने विद्युत बल्ब, ये विद्युत बल्ब एक्चुअल में अपन देखते हैं कि इस विद्युत बल्ब के अंदर अपने सामने एक स्थिति आती है कि इसमें आपको एक ऐसा तार दिखाई देगा। ये जो तार होता है ना, ये वाला तार, इस तार को हम कहते हैं टंगस्टन का तार। किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का। लेकिन अमूमन परीक्षाओं में देखा गया है कि कभी कभी अपन तो रट के जाते हैं टंगस्टन टंगस्टन टंगस्टन, और वहां पर टंगस्टन नहीं मिल करके डब्ल्यू मिल जाता है। कोई मेरे जैसा दिमाग भी लगा ले कि क्या पता ऑप्शन में यार टी है, इसका मतलब टंगस्टन कर देते, फिर पता चलता है यार ये टी नहीं, वो तो डब्ल्यू वाला आंसर सही था। भैया वो कहते हैं ना, नकल में भी अकल होनी चाहिए। ये जो टंगस्टन है, ये इसका प्रतीक जो होता है वो डब्ल्यू होता है, वोल्फ्राम होता है। और ये क्यों लगाया जाता है? इस टंगस्टन का हाई टेम्परेचर जो मेल्ट होता है ना, वो बहुत ही हाई टेम्परेचर पर होता है, और वो होता है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, 3500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मेल्ट होता है, यानी कि पिघलता है। उससे पहले ये तार नहीं पिघलता। चाहे कितनी भी गर्मी आई, सहन कर लेंगे तो चल जाएगा, क्या दिक्कत है यार, सहन कर ही तो रहे हैं, इतने दिन ही कर रहे थे और कर लेते हैं। तो ये सेम स्थिति इसके साथ होगी, तो ये आसानी से पिघलता नहीं है। नहीं तो पिघलते ही क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो फिर टूट गया तो प्रकाश नहीं देगा, यानी कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कैसे परिवर्तित करेगा? तो ये चीज होगी। इसके बाद में आती है ये जो विद्युत बल्ब होता है, ये विद्युत बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैसें भरी जाती है। निष्क्रिय गैसें क्यों भरी जाती है? क्योंकि यदि यहां पे कोई क्रियाशील गैस हमने भर दी तो वो क्रियाशील गैस क्रिया करके और इस टंगस्टन के तार को जला देगी, और विद्युत बल्ब का जो मुख्य कार्य है विद्युत ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है भाई? प्रकाश ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा में उसको ही तोड़ देगा, तार को ही जला देगा, तार को ही ब्रेक कर देगा, तो फिर इसका काम ही खत्म हो जाएगा। अब बल्ब की खोज किसने करी? वो तो हमें पहले से ही पता है। किसने करी भाई? आई होप कि आपने सही सोचा होगा, थॉमस एल्वा एडिसन ने। ये वही व्यक्ति था जिसने कहा चाहे कुछ भी हो जाओ बेटा, कुछ भी कर ले, हार नहीं मानूंगा मैं, आखिर करके ही रहूंगा। और फिर भगवान भी सोच लेता है कि जो आदमी ठान लेता है ना कि बस कुछ भी हो जाओ मुझे करना है, तो वो उसको कर ही लेता। थॉमस एल्वा एडिसन ने भी वही किया कि चाहे मैं 999 बार भी सफल क्यों नहीं होगा, लेकिन 1000वीं बार में सफल होकर के बल्ब को जला के ही रहूंगा। तो ये भी विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव हो गया? तापीय प्रभाव है। नेक्स्ट जो प्रभाव है वो है अपना फ्यूज तार। नेक्स्ट कौन सा है? फ्यूज तार। नाम सुना है कभी कभी? आजकल तो क्या है, सब एडवांस ही एडवांस हो गए। फ्यूज तार मेरे जमाने के जो मॉडल है ना, उन मॉडलों को सही पता है कि फ्यूज तार क्या होता है, या मेरे से पुराने वाले मॉडल है ना, उनको सबको पता है कि भाई फ्यूज तार क्या होता है।
आजकल के जो मॉडल आ रहे हैं ना, विशेष रूप से 2000 के बाद के, मतलब 2000 के बाद जो पैदा हुए, वो फ्यूज तार के बारे में कम ही जानते हो, तो एमसीबी एलसीबी के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं? एलसीबी या एमसीबी, सर्किट ब्रेकर, कि सर्किट को ब्रेक कर देता है। वो लगी नहीं रहती घरों के अंदर, वो स्विच ऊपर कर देते हैं, लाइट में कभी कुछ फॉल्ट होता है तो अपना आप ही डाउन हो जाती है, फिर आप जाके उसको ऊपर कर देते हो। ये सिस्टम तो आ गया। अब पहले क्या सिस्टम होता था कि ये एक कट आउट होती थी, जिसको अपन बोलते हैं कट आउट, जो उसको हटा देती थी, लाइट प्रवाह को बंद कर देती थी। ये करंट का तार था, ये नीचे से वापस आगे सप्लाई जाती थी। अपन लोग क्या करते थे कि बीच में एक तार लगाते थे तांबे का, अपने तो वही था, अपने को क्या पता है फ्यूज तार के अंदर पता नहीं क्या क्या होता है। ये जो बीच में तार लगाते थे ना, इस तार को ही फ्यूज तार कहते थे। वो फ्यूज तार क्या करता था, ये फ्यूज तार कॉपर, लेड और टीन, इन तीनों से मिलकर के बना होता था। मुख्यतः परीक्षाओं में भी कभी कभी अपन देखते हैं, ये दो ही अपने को ऑप्शन मिलते हैं, फ्यूज तार किससे बना होता है? लेड और टीन से, लेड प्लस टीन। लेकिन अपनी एनसीईआरटी की जो किताब है उसमें कॉपर भी ऑप्शन दे रखा है, तो अपने को एनसीईआरटी को अवॉइड नहीं करना है। अपने को ये ध्यान रखना है कि वो लेड और टिन दे रखा है ऑप्शन, तो बहुत बढ़िया बात है। कॉपर दे रखा है तो करेक्ट में भी क्या हो जाएगा? मोर करेक्ट हो जाएगा। ये तार क्या करता था, जब भी कहीं फॉल्ट हो गया, कहने का मतलब हो गया शॉर्ट सर्किट हो गया, कहीं क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट हो गया, या फिर ओवर लोडिंग हो गया, तो ये क्या करता है कि यहां से टूट जाता। टूटते ही क्या होगा? इस तार का करंट इस तार तक नहीं पहुंचता, क्योंकि ये जो बीच में जोड़ने वाला तार था ना, वो तार टूट गया। ये तार टूटने से क्या हुआ? आगे विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो जाएगी, और विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो गया, इसका मतलब आगे विद्युत धारा नहीं जाएगी, तो उपकरणों को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। हो सकता है आप लोगों ने अभी कहीं देखा होगा फ्यूज तार, या किताबों में ही पढ़ रहे हो, इसलिए कहा जाता है कभी दैनिक जीवन में भी जो चीजें काम आती है उनको भी कभी कभी काम में ले लेना चाहिए। तो ये तो थे अभी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। लेकिन परीक्षा में अपने से क्या पूछा जाता है? तापीय प्रभाव पर आधारित कौन कौन सी युक्तियां हैं? युक्तियां नहीं, युक्तियां। हम क्या करते हैं, शब्दों का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ही गलत कर लेते हैं। युक्ति का मतलब होता है उपकरण। कौन से उपकरण? जैसे कि हीटर हो गया, प्रेस हो गई, फ्यूज तार हो गए, ये सब तापीय प्रभाव बताते हैं। इज एंड क्लियर? अब हमें देखना है कि भाई तेरी विद्युत है तो कितनी शक्ति है, हमें बता। तेरी शक्ति नापते हैं, किसकी शक्ति नापोगे भी? विद्युत की शक्ति। अगला जो अपना महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है तापीय प्रभाव में विद्युत शक्ति। शक्ति को क्या बोलते हैं? पावर। वो शक्तिमान आता था या नहीं आता? तो दारा सिंह वाला पावर। पावर बराबर होता है P बराबर होता है W बटा T। W का मतलब होता है कार्य, और T का मतलब क्या होता है? समय। मैंने पहले ही स्पष्ट किया था कि जब भी भौतिक विज्ञान में हमें कोई सूत्र दे रखा है, तो हम उस सूत्र से क्या बना सकते हैं? परिभाषा बना सकते हैं, उसका मात्रक बना सकते हैं, उसकी विमा बना सकते हैं। इसके बारे में सारी सूचनाएं अपन एकत्रित कर सकते हैं। परिभाषा बनानी, तो यदि अपने से पूछे कि विद्युत शक्ति की परिभाषा क्या है, तो रटी रटाई परिभाषा तो अपन आज तक बोलते हैं, एक सेकंड के अंदर जितना कार्य किया जाता है वही विद्युत शक्ति कहलाता है। यानी कि एक सेकंड में किसी परिपथ में से वो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, कितना कार्य करेंगे उसी को विद्युत शक्ति। अपने तो सिंपल समझना है कि हमने कहा था कि जब भी नीचे वाली चीज होती है, सूत्र दे रखा है, परिभाषा बनानी है, तो उसको अपन क्या मान लेते हैं? एकांक मान लेते हैं। यानी कि एकांक समय में या एक सेकंड में, एकांक समय में या एक सेकंड में, एक सेकंड में किसी परिपथ में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा प्रवाहित होने पर जो कार्य होगा, उस कार्य को ही हम क्या बोलेंगे? विद्युत शक्ति बोलेंगे। अब हमें पूछ लिया जाए कि भैया इसका मात्रक क्या है?
तो मात्रक निकालने के लिए हमें पता है कि कार्य का क्या मात्रक होता है, जूल। कहते हैं क्या झूलता फिरता है, कुछ काम वाम कर लिया करना, तो काम का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल, और समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ये हो गया आपने विद्युत शक्ति का मात्रक। अब ये जो जूल बटा सेकंड है, परीक्षा में गए ऑप्शन आया विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, हम तो याद करके गए जूल बटा सेकंड, पता चला भैया जूल बटा सेकंड तो ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन क्या है, वाट ऑप्शन मिल गया। वो तो वाट ठीक था लेकिन हमारी वाट लगा के चला गया। तो विद्युत शक्ति का मात्रक यदि आपको जूल बटा सेकंड मिले तो भी सही करना है और वाट मिले तो भी सही करना है। अब इसके अलावा आपको वाट के अलावा दूसरे मात्रक किलोवाट भी मिल सकता है, मेगावाट भी मिल सकता है, मिल सकता है नहीं मिल सकता। 1 किलोवाट बराबर कितना हो जाएगा, 1 किलोवाट बराबर हो जाएगा 1000 वाट। किलो का मतलब ही 1000 होता है, और मेगावाट बराबर 1000 इंटू 1000, इसको आप कह सकते हो 10⁶ वाट। जब भी परीक्षा में आपसे पूछे कि 1 किलोवाट बराबर कितने वाट होते हैं, तो किलो की जगह 1000 लिख दीजिए और ये वाट की जगह वाट है। यदि 1 मेगावाट लिखा हुआ है और आपसे पूछे कि कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 वाट होता है। इसको सीधा सीधा सा ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 तो 10⁶ वाट। 1 मेगावाट में केडब्ल्यू का मतलब होता है किलो वाट और एमडब्ल्यू का मतलब होता है मेगा वाट। ये सब किसके मात्रक है भाई, ये है अपने विद्युत शक्ति के। एक विद्युत शक्ति का जो प्रचलित मात्रक है जो बार बार परीक्षा में पूछा गया है, हॉर्स पावर, एचपी, हॉर्स पावर। हॉर्स का मतलब क्या होता है, घोड़ा। घोड़े को हम क्या बोलते हैं, अश्व बोलते हैं, अश्व शक्ति। एक अश्व शक्ति यानी 1 हॉर्स पावर। अपन कहते हैं मेरे को 1 हॉर्स पावर की गाड़ी दे दे, या आधी हॉर्स पावर की गाड़ी दे दे, या 2 हॉर्स पावर की गाड़ी दे दे, तो 1 हॉर्स पावर का मतलब कितना वाट हुआ भाई, 1 हॉर्स पावर का मतलब होता है 746 वाट। कितना होता है, 746 वाट। क्लियर हो गया। अब अपने को ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि विद्युत शक्ति किसे कहेंगे, 1 सेकंड में किसी विद्युत परिपथ में से धारा प्रवाहित करने पर जो कार्य होगा उसको ही हम विद्युत शक्ति कहेंगे। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट भी हो सकता है, जूल बटा सेकंड भी हो सकता है। किलोवाट का मतलब 1000 वाट हो जाएगा, मेगावाट का मतलब 10⁶ वाट हो जाएगा। हॉर्स पावर का पूछे तो 746 वाट होता है। बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया। लेकिन सर हमारे जो प्रश्न पूछा गया है, क्या पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है, उस प्रश्न के अंदर ये आता है कि यूनिट पे पूछता है और यूनिट पे ही वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो जब विद्युत शक्ति का व्यवहारिक मात्रक पूछता है तो वो होता है 1 किलोवाट है। क्या होता है, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। अब किलोवाट घंटे में पूछा है अपने से, इसी को ही हम यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट। बिजली का बिल आता है तो देखते हैं ना कि कितने यूनिट बिजली का बिल आ गए। अब यदि वो कहे कि इसके जूल में बदलिए आप किलोवाट घंटा, तो हमें पता है कि 1 किलो का मतलब कितना होता है, 1000 हो गया। और वाट यानी घंटा है तो घंटे में, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 60 इंटू 60, इनको गुणा करो 36 इंटू 1 2 3 4 5। अब इसको पॉइंट को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपके 3.6 इंटू 10⁶ जूल। यानी कि 1 किलोवाट या 1 यूनिट में कितने जूल हो जाएंगे, 3.6 इंटू 10⁶ जूल हो जाएंगे। ये थे वही अपने विद्युत शक्ति की परिभाषा, विद्युत शक्ति का मात्रक, और एक मात्रक में कितना कुछ है उसके बारे में अपने को डिटेल से दिया है। लेकिन परीक्षा में जो प्रश्न पूछा गया है, परीक्षा में वो प्रश्न पूछा गया है कि आपको यूनिट ज्ञात करनी। आता ना, 1 बल्ब होता है
20 वाट का है, 50 वाट का है, तो उस बल्ब के द्वारा कितनी विद्युत खपत होगी। हालांकि अपन अलग से ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना न्यूमेरिकल पर्सन, जिसको अपन आंकिक पर्सन कहेंगे, वो कर सकते हैं, बट ज्ञात करने का सिंपल सा तरीका है। मैं तो सरल सा तरीका बताता हूं, ज्यादा उलझने की जरूरत ही नहीं है। जो शक्ति दे रखी है ना, वाट दे रखी है, शक्ति को हमेशा ले लो वाट में, शक्ति को किस में ले लो, वाट में ले लो। और जो समय है, जितना भी समय है, उपकरण है चाहे कुछ भी समय है, उसको ले लो घंटे में, और इन सबको जितना देर का सबको गुणा करो। बस इतना ध्यान रखना है कि शक्ति को वाट में रखना है, समय को घंटे में रखना है, और उसके बाद में उसका 1000 से भाग दे देना। तो हमारी जो विद्युत की खपत कितनी हुई है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं? विद्युत खपत, यानी कि कितने यूनिट बिजली का उपयोग करोगे वो हमारे आ जाएगा। लेकिन शर्त यही है कि इसमें ये नहीं भूलना है कि ये जो शक्ति है वो हमें वाट में लेनी है, और समय हमें किस में लेना है? घंटे। तो ये था भाई अपने विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से संबंधित चीजें। तापीय प्रभाव में हमने क्या देखा कि तापीय प्रभाव होता है क्या है, बल्ब क्या होता है, फ्रेश क्या होती है, उसके बाद में फ्यूज तार क्या होता है, फ्यूज तार किससे बना होता है, फ्यूज तार के क्या उपयोग होते हैं, फ्यूज तार हमारी क्या फायदे कर सकता है, फ्यूज तार के स्थान पर भी वर्तमान में क्या क्या चीजें काम में ले लिए। इसके बहुत परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, हमें बिल्कुल सावधानी पूर्वक इनके उत्तर देने हैं। इज दैट क्लियर? ओके। फिर विद्युत शक्ति क्या होती है, विद्युत शक्ति के कौन कौन से मात्रक होते हैं, किलोवाट क्या होता है, मेगावाट क्या होता है। वो 3 इडियट पिक्चर देखी होगी ना, उसमें जब वो कॉलेज में जाता है तो कहता है ये गीगाबाइट है, ये मेगाबाइट है। तो अपने यहाँ गीगाबाइट मेगाबाइट की जरूरत नहीं पड़ती, अपने तो किलोवाट और मेगावाट से काम चल जाएगा। फिर यदि किसी कमरे के अंदर या किसी घर के अंदर जो विद्युत उपकरण वगैरह अपन काम में ले रहे हैं, उनके बारे में भी हमें पता हो जाएगा। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के बाद हमने जो दूसरा देखा था वो क्या था भाई? चुंबकीय प्रभाव। तो आज हम देखते हैं विद्युत धारा का जो दूसरा टॉपिक है वो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैं तो सीधा सीधा ये कहूंगा कि जहां विद्युत है वहां चुंबक है, जहां चुंबक है वहां विद्युत है। कैसे? जब भी किसी परिपथ में, यानी कि ये तार है, इसमें से हम आई विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। क्या प्रवाहित हो रही है? आई विद्युत धारा। तो क्लियर कट स्थिति है कि उसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होगा, उस क्षेत्र को ही हम चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। कहता है ना, जहां तू है वहां मैं हूं, अर्थात जहां विद्युत है वहां चुंबक है, जहां चुंबक है वहां विद्युत है। तो दोनों क्या रहेंगे? साथ साथ। तो ये बात सबसे पहले ऑस्टर्ड ने बताई थी। कौन सी बात? कि भैया जहां के वो कहां है, मान लीजिए एक्स कहां है वाई के पास में, वाई कहां? एक्स के पास में। दो दोस्त होते हैं ना, तो ये किसके पास है उसके घर होगा, या ये किसके पास है वो उसके घर होगा। तो सीधी सी बात है, विद्युत धारा कहां गई? चुंबक के घर गई है। चुंबक कहां गई है? विद्युत धारा के घर गई। ये बात सबसे पहले ऑर्स्टर्ड ने बताई थी। किसने बताई थी भाई? ऑर्स्टर्ड ने। क्या बताया था? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में बताया था। अब आता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये तो समझ में आ गया विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। अब आता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, प्रेरित कर रहा है किसी न किसी को। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। प्रेरण का मतलब समझते? कोई भी व्यक्ति कोई काम करने के लिए किसी न किसी से क्या होता है? प्रेरित होता है। अब वो मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मान लीजिए दो दोस्त है और वो दोनों ही पढ़ने की होड़ कर बैठे, या किसी से प्रेरित हो गए और दोनों में पढ़ने की इच्छा जाग गई, कह रहे यार वो तो नौकरी लग गया, उसका सिलेक्शन हो गया, हम दो ही बचे, और उनमें एक मोटिवेशन आया और वो जी जान से लग गए सिलेक्शन करवाने।
तो वो पॉजिटिव मोटिवेशन। नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कैसे? कर यार उसने तो पिया था ना, आराम से नींद आई थी नशे में, तो नेगेटिव हो गया, गलत मैसेज चला गया, सारा का सारा ये घरे पे सत्यानाश हो गया। तो अपने को उस क्षेत्र में नहीं जाना। अब तो यहां ये है कि यहां वो किसी न किसी से तो प्रेरित हुए थे। तो यहां क्या होता है कि विद्युत चुंबक से प्रेरित होती है, चुंबक है जो विद्युत से प्रेरित होती है। इस चीज का पता लगाने के लिए एक कुंडली बनाई। क्या बनाई? कुंडली। वो जन्म कुंडली नहीं है भाई जो शादी करते हैं उसको बनाते हैं अपन, तो विज्ञान वाले अपने जो विज्ञान वाली कुंडलियों की बात करते हैं। ऐसा नहीं कोई सोच ले गुरु जी पढ़ा रहे हैं विज्ञान है कि कई शादी की कुंडलियां मिला रहे हैं। तो ये थी अपनी कुंडली। अब इस कुंडली के पास में यदि कोई चुंबक ले जाएंगे, हमें पता है कि चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं? तो नॉर्थ और साउथ। और ये दुनिया की भगवान द्वारा बनाई हुई एक ऐसी जोड़ी है जो कभी अलग नहीं होती। कभी अलग नहीं होने का मतलब, आप इस चुंबक को चाहे जितना छोटा कर लो, जितनी ताकत है उतनी ताकत लगा लो, जितने टुकड़े करने को डालो, लेकिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल उसके कभी भी अलग नहीं होंगे। हाँ, समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होगा, विपरीत ध्रुवों में आकर्षण जरूर होगा, लड़ लेंगे जरूर पर बिखरेंगे नहीं, बस सीधी सी बात। ये कहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जब कोई भी कुंडली है, उस कुंडली के पास में यदि मैं चुंबक को गति करवाता हूं, किसको गति करवा रहा हूं? चुंबक को गति करवा रहा हूं, तो उसको गति करवाने पर क्या होगा? इस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। यदि हम देखते हैं तो वहां पर हमें विद्युत धारा के प्रवाह के संकेत मिलते हैं। तो सीधी सी बात है, कुंडली के पास में चुंबक यदि हो रहा है, उसके आसपास जा रहा है, तो वो विद्युत धारा उत्पन्न कर रहा है। इसी को ही हम कह रहे हैं विद्युत धारा का विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फायदा क्या है? जो जनरेटर होता है ना अपना विद्युत जनितर, विद्युत जनितर, ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही आधारित होता है। इसी तरह अपना जो डायनमो होता है, नाम सुना है डायनमो कभी? डायनमो ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। ट्रैक्टर के पास में लगे रहते थे ना, वो घूमते रहते थे, जो घूमने के बाद में उससे विद्युत उत्पन्न होती थी। विद्युत उत्पन्न से क्या करते थे? बैटरी चार्ज हो जाती थी। तो ये डायनमो वो भी इसी सिद्धांत पे आधारित है। इसी तरह जो माइक्रोफोन होता है, माइक्रोफोन क्या करता है? भी अपन जब भी कभी शादी ब्याह में जाते, समारोह में जाते, इस तरीके का जो बना रहता है ना, जहां से जो स्टेज से अनाउंस करता रहता है, बोलता रहता है, ये क्या करता है कि अपन ने जो बोला है, अपनी जो ध्वनि है, अपनी क्या है? ध्वनि, इस ध्वनि को यहां पर वो किसमें बदल देगा? विद्युत चुंबकीय तरंगों में बदल देता। बदल दिया नहीं बदल दिया? तो ये काम होता है माइक्रोफोन का। ये है अपना माइक्रोफोन जो हाथ में लेकर के वो भजन गाते हैं ना, बोलते हैं ना, या तबला ढोलक होते हैं उसके ऊपर लगाए रहते हैं, वो आपके जो अपनी ध्वनि है, जो साउंड है, उस साउंड को विद्युत के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ये माइक्रोफोन भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। परीक्षा में पहले पूछते थे विद्युत जनितर, जिसको अपन जनरेटर बोलते हैं, कि भाई लाइट वाइट चली गई तो जनरेटर चालू कर दे रहे, तो ये जनरेटर है वो भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। आजकल हमें पता है कि परीक्षा में पेपर कैसे आते हैं, थोड़े एडवांस टाइप का आने लगे, नहीं आने लगे, इसलिए वो डायनमो का भी पूछ लिया, माइक्रोफोन का भी पूछ ले। तो माइक्रोफोन का बार बार परीक्षा में पूछा गया है, और आजकल काफी पेपर्स में मैंने देखा है कि माइक्रोफोन का ये पूछा गया है कि वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। अब मुझे बताओ भी, माइक्रोफोन से तो मैं जो ध्वनि बोल रहा हूं उसको विद्युत में कन्वर्ट कर दिया, अब वो विद्युत में आगे जा रही है, अब उस विद्युत को वापस ध्वनि में कौन बदलेगा? यानी कि इस काम को उल्टा कौन करेगा? विद्युत को वापस ध्वनि में कौन बदल देगा?
वो बदलता है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर। तो परीक्षा में हमें ये प्रश्न भी काफी बार पूछे जाते हैं। लाउड स्पीकर क्या होता है? जो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन क्या होता है? जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो क्या होता है? जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। हीटर के बारे में पूछ लेते क्या बताओ? विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। और विद्युत मोटर का पूछ ले तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो ये तो थे भाई अपने सामान्य से विद्युत धारा के प्रभाव, जिसमें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव के बारे में अपन ने देखा है। मुझे आशा है कि आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। आपके कुछ प्रश्न वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट भी कर सकते हो। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा उत्साहवर्धन रहे। हम हमारे व्यस्त समय में से समय निकाल करके और हम आपके लिए कुछ ये वीडियोस लाते हैं, ताकि हम चाहते हैं कि हमें जो चीजें आती है वो हम आप तक भी पहुंचाएं और आपकी पढ़ाई में हम किस तरीके से आपकी सहायता कर सकें। आजकल खूब सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बट हमारा जो राज ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपको शिक्षा के क्षेत्र में कुछ इनोवेटिव आइडियाज और कुछ इनोवेटिव स्टडी से सिलेक्शन में कुछ सहायता कर सके। बेस्ट ऑफ लक। आप अपनी तैयारी जारी रखिएगा और नेक्स्ट मिलते हैं हम अगली दूसरी क्लास में। धन्यवाद।